सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है ISLM मॉडल चल रहा है, उसमें हम ISLM मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं और उनका जो साम्य है वो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो ISLM मॉडल है, इनका राजकोषीय मौद्रिक नीतियों पर प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं अपने मौद्रिक नीति के बारे में। वैसे मौद्रिक नीति के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पर पहले से क्लास बना दी गई है। देखिए, मौद्रिक नीति जो है, ठीक है, केंद्रीय बैंक जो है वो दो तरीके की मौद्रिक नीति है इसके अंतर्गत अपनाता है। एक तो है प्रसारात्मक मौद्रिक नीति और एक है प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति। ठीक है, प्रसारात्मक मौद्रिक नीति में क्या किया जाता है, मुद्रा की पूर्ति में अगर वृद्धि की जाती है, मुद्रा की पूर्ति में अगर वृद्धि की जाती है तो जो एलएम वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट होगा, एलएम वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा। अगर प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें मुद्रा की पूर्ति में कमी की जाती है और यहाँ पर जो एलएम वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट होगा। यहाँ पर हम मौद्रिक नीति और एलएम वक्र पढ़ रहे हैं, बता दूं आपको, मौद्रिक नीति और एलएम वक्र। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सिर्फ जो है ये जो प्रभाव है ये एलएम वक्र पर ही होगा, आईएस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं अपने कंडीशन नंबर 1 की कि अगर एलएम वक्र समानांतर है, ठीक है, एलएम वक्र समानांतर है यानी कि पूर्णतया लोचदार है। कैसा है? पूर्णतया लोचदार है। ठीक है, ओ एक्स के समानांतर है। ठीक है, ऐसा है एलएम वक्र। ठीक है, तो मौद्रिक नीति जो है पूर्णतया अप्रभावी रहेगी। ठीक है, अगर प्रसारात्मक मौद्रिक नीति का, ठीक है, अपनाई जाती है तो ऐसे में क्या होगा, जो एलएम वक्र है वो समांतर है तो इस कंडीशन में मौद्रिक नीति क्या होगी, पूर्णतया अप्रभावी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ब्याज दर आर का स्तर ओ आर है वही रहता है और यहाँ पर जो आय का स्तर है ओ वाई ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर आई एस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और साम्य जो है वो ई बिंदु पर ही रहता है। अब इसके बाद में बात करते हैं आगे, यदि यदि एलएम वक्र पूर्णतया बेलोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अगर प्रसारात्मक मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो ऐसे में क्या होगा, मौद्रिक नीति प्रभावी होगी। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक जो आय का स्तर है वो ओ वाई है और जो ब्याज दर है वो क्या है, ओ आर है। तो यहाँ पर देखिए अगर मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो जो एलएम वक्र है, ठीक है, वो दाईं तरफ क्या हो जाता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है और LM1 हो जाएगा, LM1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्याज दर है वो घटकर OR1 पर आ जाएगी, ब्याज दर का स्तर है वो घट जाएगा और जो आय का स्तर है वो बढ़ जाएगा, OY से OY1 पर हो जाएगा और यहाँ पर जो है आय का स्तर बढ़ा है और जो ब्याज दर है वो घटी है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो एलएम वक्र है वो LM1 यानी कि दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आईएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और नया जो साम्य वो E1 पर होगा। तो आपने ध्यान में रखना है, यदि एलएम वक्र बेलोचदार हो, पूर्णतया बेलोचदार हो, ओ वाई अक्ष के समानांतर भी से हम बोल सकते हैं, तो मौद्रिक नीति प्रभावी होगी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम, पीछे हमने बात कर ली ये जो एलएम वक्र और मौद्रिक नीति के बारे में। अब हम बात करेंगे आईएस वक्र एवं मौद्रिक नीति में संबंध। ठीक है, देखिए वाई अक्ष के जितना समानांतर होगा, आईएस वक्र वाई अक्ष के जितना समानांतर होगा, मौद्रिक नीति उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। ठीक है, यानी कि या फिर इसे ऐसा कह सकते हैं, आईएस वक्र के अधिक चपटा होने पर। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 बात, देखिए यहाँ पर आईएस वक्र अगर पूर्णतया बेलोचदार है, ठीक है, आईएस वक्र अगर पूर्णतया बेलोचदार है यानी कि वाई अक्ष के
समानांतर है तो मौद्रिक नीति जो है वो अप्रभावी होगी। मौद्रिक नीति क्या होगी? अप्रभावी होगी। यहाँ पर क्या होगा? प्रारंभिक जो आय का स्तर है वो ओ आर है और आय का स्तर क्या है? ओ वाई है। अगर यहाँ पर अगर प्रसारात्मक मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है, अपनाई जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ब्याज की दर तो कम हो रही है, ब्याज की दर तो कम हो रही है, लेकिन जो IS वक्र है वो वही रह रहा है, यानी कि आय के स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है, आय के स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो मौद्रिक नीति हमारी फेल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट IS वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होगा तो मौद्रिक नीति प्रभावी होगी। अब यहाँ पर देखिए IS वक्र जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मौद्रिक नीति का प्रयोग अपनाई जाती है तो यहाँ पर क्या है? जो प्रारंभिक आय स्तर वो क्या है? वो वाई है, लेकिन मौद्रिक नीति अपनाने के बाद जो आय का स्तर है वो OY1 यानी कि वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है, ठीक है। और LM वक्र जो है वो LM से शिफ्ट होकर LM1 यानी कि दाईं तरफ आ गया है, ठीक है। IS वक्र के एक्स अक्ष के समानांतर होने पर मौद्रिक नीति प्रभावी होगी। इसमें जो LM वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो गया और जो आय का स्तर है वो OY से बढ़कर OY1 हो गया है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब पीछे हमने मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे राजकोषीय नीति के बारे में, ठीक है। राजकोषीय नीति IS वक्र और राजकोषीय नीति का LM वक्र के साथ संबंध देखिए। अगर सरकार द्वारा प्रसारात्मक राजकोषीय नीति अपनाई जाती है, यानी कि सरकारी व्यय में वृद्धि होगी और करों में कमी हो, तो IS वक्र जो है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बात करें तो अगर सरकारी व्यय में वृद्धि या करों में कमी की जाती है या सरकार द्वारा प्रसारात्मक मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो उसमें क्या होगा? IS वक्र जो है वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। किधर शिफ्ट हो जाता है? दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। पहले का जो IS वक्र है वो IS है और ये शिफ्ट होकर IS1 हो जाता है। यहाँ पर जो है आय के स्तर में भी वृद्धि हुई है, आय के स्तर में वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रारंभिक आय का स्तर OY था, अब आय का स्तर क्या हो गया? OY1 हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने आगे प्रतिबंधात्मक राजकोषीय नीति में क्या होगा? प्रतिबंधात्मक राजकोषीय नीति में सरकारी व्यय में कमी की जाएगी और करों में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। तो इससे जो IS वक्र है वो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। IS वक्र किधर शिफ्ट हो जाएगा? बाईं ओर, यानी कि इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने LM वक्र और राजकोषीय नीति के बारे में, ठीक है। LM वक्र और राजकोषीय नीति देखिए, LM वक्र समानांतर यानी कि पूर्णतया लोचदार होने पर राजकोषीय नीति क्या होगी? प्रभावी होगी। अगर LM वक्र जो है अपना पूर्णतया क्या होगा? बेलोचदार होगा। और अगर LM वक्र जो है वो Y अक्ष के समानांतर होगा तो राजकोषीय नीति जो है वो अप्रभावी होगी। यहाँ पर देखिए LM वक्र में परिवर्तन नहीं होगा, IS वक्र में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट अब बात करेंगे हम IS वक्र के Y अक्ष के समानांतर होने पर। अब IS वक्र और राजकोषीय नीति का संबंध देखेंगे। IS वक्र के Y अक्ष के समानांतर होने पर राजकोषीय नीति जो है वो अधिक प्रभावी होगी। यानी कि अगर IS वक्र जो है वो Y अक्ष के समानांतर है, ऐसा है, ठीक है, तो राजकोषीय नीति है वो अधिक प्रभावी होगी। इसे अनुलंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये Y अक्ष के अनुलंब है या अनुलंब है, ठीक है, तो राजकोषीय नीति अधिक प्रभावी होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा? जो IS वक्र है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आय का स्तर है वो बढ़ जाएगा, आय का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, आय का स्तर OY से OY1 हो जाएगा, ठीक है। अगर IS वक्र, ठीक है, IS वक्र OX के समानांतर होने पर राजकोषीय नीति क्या होगी? अप्रभावी
होगी। ठीक है, फेल हो जाएगी ऐसी कंडीशन में राजकोषीय नीति अगर IS वक्र OX अक्ष के समानांतर है तो। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जो अगली क्लास आएगी उस क्लास में इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, और उस क्लास में हम बात करेंगे मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति की प्रभाविता की, जिसमें हम जो केंद्रीय रेंज है, मध्यवर्ती रेंज है, क्लासिकल रेंज है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।